गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग विनोद रस्तोगी का लिखा हुआ एकांकी बहू की विदा पढ़ रहे थे और हमने इसमें एकांकी में पढ़ा था कि किस तरह से दहेज जैसी कुप्रथा के कारण जो प्रमोद की बहन है कमला, उसके ससुर उसकी विदाई के लिए मना कर देते हैं। वह तीज का त्यौहार अपने मायके में जाकर अपनी सहेलियों के साथ मनाना चाहती है और इसी उद्देश्य से उसका भाई प्रमोद उसकी विदाई के लिए उसके ससुराल आता है। लेकिन उसके ससुर जीवन लाल के लालची स्वभाव के कारण वो जो है उसे लगता है कि वो अपनी बहन की विदा नहीं कर पाएगा। जीवन लाल एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है, बहुत लालची है, स्वार्थी है और उसको अपनी धन का बहुत घमंड है। जहाँ एक तरफ वो अपनी बहू कमला की विदाई के लिए मना करता है, वहीं दूसरी ओर वो अपने बेटे रमेश को अपनी बेटी गौरी को विदा करवाने के लिए भेजता है और बहुत उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करता है। जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी बहुत समझदार महिला है। वो कमला के भाई प्रमोद को अपनी ओर से 5,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखती है, क्योंकि जीवनलाल को 5,000 रुपये दहेज के रूप में और अधिक चाहिए। लेकिन चूँकि प्रमोद बहुत स्वाभिमानी है तो वो राजेश्वरी से पैसे लेने के लिए मना कर देता है और वापस जाने की इजाज़त मांगता है। इतने में ही जो है वो गाड़ी के हॉर्न का स्वर सुनाई देता है और यहाँ तक हमने पढ़ा था। और जीवनलाल गाड़ी के हॉर्न का स्वर सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी गौरी विदा होकर आ गई है और वो बहुत प्रसन्न होता है। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में कहता है, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से कहता है, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। यानी बेटी के स्वागत की तैयारियां करना चाहता है। बहुत प्रसन्नता से बेटी का जो है वो स्वागत करता है और अपनी पत्नी को भी ऐसा ही करने का आदेश देता है कि उसका जो है वो अपनी बेटी गौरी का स्वागत वो बहुत धूमधाम से करे। राजेश्वरी उसकी बात सुनकर अंदर चली जाती है और कमला पर्दे के पीछे खड़ी रहती है। तभी बाहर से रमेश आता है और उसके चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। उसका जो कोट है, बरसाती कोट, उसे वो सोफे पर रखता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब जीवनलाल जो हैं वो बाहर वाले दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर झांकते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो घबरा जाते हैं और घबराए हुए स्वर में पूछते हैं कि गौरी कहाँ है। रमेश धीमे स्वर में उत्तर देता है कि वह नहीं आई। तो जीवनलाल घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, क्यों नहीं आई, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश कहता है, जी हाँ, यानी उसकी तबीयत ठीक है। जीवनलाल की उत्सुकता और परेशानी और बढ़ जाती है और वो पूछते हैं, फिर मतलब फिर वो क्यों नहीं आई? अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, तो वह क्यों नहीं आई? रमेश कहता है, उन्होंने विदा नहीं की। यानी बिल्कुल वही उसके साथ होता है जीवनलाल के, जो वो थोड़ी देर पहले अपनी बहू कमला के भाई प्रमोद के साथ कर रहा था। जीवनलाल को एकदम से बहुत धक्का लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके सीने पर बहुत ज़ोर से मुक्का मार दिया है, घूंसा मार दिया है, और वो एकदम से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कहता है कि वे कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। यानी बिल्कुल वही व्यवहार जीवनलाल के साथ हो रहा है जो व्यवहार वो थोड़ी देर पहले अपनी बहू के मायके वालों के साथ कर रहा था। जीवनलाल कहते हैं, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के, लालची कहीं के। अभी राजेश्वरी जो अंदर जा रही थी, वो उन दोनों पिता पुत्र की बातें सुनकर बीच में से ही लौट आती है और जीवनलाल की जब वो अंतिम बात सुनती है कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को उसकी विदा न करने के कारण लालची कह रहे हैं, तो वो उन्हें कहती है कि उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो। बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। मुहावरा है नाक भौं सिकुड़े रहना, मतलब वो कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं और उनकी दहेज की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। जीवनलाल कहते हैं, मगर शराफत और इंसानियत। अभी वो अपना वाक्य पूरा नहीं करते, लेकिन राजेश्वरी उनकी बात काट देती है। राजेश्वरी बीच में ही कहती है उनकी बात काट कर कि अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो अब जीवनलाल जो है वो सत्य को न सह पाते हैं और न स्वीकार कर पाते हैं, तो वो बहुत गुस्से में अपनी पत्नी से कहते हैं, चुप रहो तुम। राजेश्वरी कहती है, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूँगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि
अब वो जीवनलाल क्या है, परेशान है। वो अपनी पत्नी की बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी बात अनसुनी कर रहे हैं। वो जो उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है उसको अनसुना कर रहे हैं। कहते हैं मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं बोल नहीं पा रहे हैं। राजेश्वरी कहती है तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल गुस्से में चीखते हैं, गौरी की माँ। राजेश्वरी उन्हें कहती हैं क्या तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुली, यानी क्या तुम्हें अभी भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे न सुख मिलेगा न ही शांति। यानी वो उनको समझाना चाहती है कि वो बहू और बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, उनको समान समझें और बहू को भी अपनी बेटी के समान ही प्रेम करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें सुख और शांति नहीं मिलेगी, वो खुश नहीं रह पाएंगे। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका हुआ है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रमेश उसकी बहन का पति है। जीवनलाल कहते हैं बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। यानी वो दोनों को समान मानने के लिए उनका मन तैयार नहीं है। अभी भी वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बहू और बेटी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। राजेश्वरी फिर उन्हें समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझनें सुलझ जाएं। जीवनलाल रुककर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहते हैं शायद तुम ठीक कहती हो। तभी प्रमोद जो है वो खड़ा हुआ था, शांति से उनकी सब बातें सुन रहा था। तो वो आगे बढ़ता है और धीमे स्वर में कहता है अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। क्योंकि वो चूँकि विदा के लिए मना कर चुके हैं तो प्रमोद जाना चाहता है और इसलिए वो उनसे आज्ञा लेता है। उसकी बात सुनकर जीवनलाल चौंक जाते हैं। प्रमोद कहता है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूँगा। आपको याद होगा बच्चों, जब जीवनलाल उसको प्रमोद जब जीवनलाल से अपनी बहन की विदाई की प्रार्थना करता है तो जीवनलाल उसे कहते हैं कि उनके व्यवहार से, यानी कमला के घर वालों के व्यवहार से जीवनलाल के कलेजे में घाव हो गया है और पूरे बिरादरी में उनका अपमान हुआ है और उस घाव का जो मरहम है, इलाज है, उसकी कीमत 5,000 रुपये है। जब तक 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक वो कमला की विदाई नहीं करेंगे। तो वही बात यहाँ पर प्रमोद उन्हें कहता है कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो आपकी चोट का मरहम लाना नहीं भूलूँगा, यानी 5,000 रुपये लेकर आऊँगा। अब जीवनलाल दुखी स्वर में कहते हैं ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा, मतलब मुझे और शर्मिंदा ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। यानी अब जीवनलाल को ये समझ में आता है कि जिस तरीके से वो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जब वही व्यवहार उनके साथ होता है तो उन्हें समझ में आता है कि वो कितना अनुचित कर रहे थे। वो प्रमोद का किस तरीके से अपमान कर रहे थे तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से वापस लौटता है और बड़े आश्चर्य से कहता है बाबूजी। जीवनलाल एक लंबी सांस छोड़ते हैं, निश्वास छोड़कर मतलब एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। कहते हैं कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा, यानी चोट ही इलाज बन जाती है। राजेश्वरी की ओर देख मुड़कर कहते हैं अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। कमला प्रसन्न हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है और अपने हर्ष के आंसू, खुशी के आंसू पोंछते हुए शीघ्रता से अंदर जाती है और जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ जाते हैं। तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है। यवनिका कहते हैं पर्दे को, पर्दा गिरता है यानी नाटक समाप्त हो जाता है। और इस तरह से इस एकांकी के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से, एकांकी है नाटक तो नहीं है, इस एकांकी के माध्यम से जो लेखक हैं विनोद रस्तोगी, वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि दहेज जैसी कुप्रथा जो है वो हमारे समाज से दूर होनी चाहिए और किसी भी लड़के वाले को दहेज के कारण अपने जो उसके उनके संबंधी हैं, उनकी बहू के जो मायके वाले हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि दहेज के कारण जो है वो बहुत सारी लड़कियों का जीवन बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है, बहुत दुखी उनको रहना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जो कुप्रथाएं हैं समाज में उनका
उनका नष्ट होना आवश्यक है, उनका दूर होना आवश्यक है। तो जब बच्चों आप ये तीनों पार्ट एक साथ पढ़ेंगे, मैंने आपको ये बहू की विदा जो आपकी एकांकी है, ये 3 भागों में मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई है, इसको समझाने का प्रयास किया है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग इस पूरे जो मेरा लेक्चर्स हैं तीनों, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इनको आप एक साथ सुनने का प्रयास करिए, एक साथ सुनिए, तो उससे आपको एकदम से ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपको इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चंस, कम से कम भी 15 क्वेश्चंस आप एक एक पंक्ति के बनाइए, क्योंकि आपने देखा है आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हमारे पास संक्षिप्त प्रश्नोत्तर भी आए हैं और अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर भी आए हैं, जिसमें एक एक पंक्ति के उत्तर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आए थे। एक एक पंक्ति के जिनमें आपको उत्तर लिखने हैं, ऐसे प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी थे, और ये इस तरह के प्रश्न आपके एनुअल एग्जाम्स में भी आएंगे। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप इस पूरे पाठ में से कुल 20 प्रश्न जो है वो संक्षिप्त प्रश्न बनाएंगे, जिनके उत्तर आप एक वाक्य में लिख सकते हैं, और यदि कोई फिर भी समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।